ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਪੋਸਟ, ਗਾਂਜਾ, ਸਮੈਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, जिन्होंने ने सानू शुभ हस्पताल बारे विस्तार नाल जानकारी दी। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जो अपनी सेवाएं दे रहा है यहाँ पर नशा छुड़ाने के लिए और लोगों को उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। और हम बात कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर साहब के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शाकिर फारूकी है और मैं बॉम्बे से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई भी महाराष्ट्र से की है कंप्लीट, MD। और आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सेंटर में आए हैं हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, नशा जो कि एक ऐसी दलदल बन जाती है कि जब लोग इसमें ग्रिप हो जाते हैं तो एक नहीं बल्कि फैमिलीज जो है डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो बिल्कुल थके होते हैं, जिनको कोई आस नहीं रहती, वो लोग यहाँ आते हैं और ज़िंदगी लेकर आप लोग उनकी काउंसलिंग करके उनको पहले एक नॉर्मेसी में लाकर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नशा है ये लोगों के मन में एक वहम है कि ये नहीं छूटता, जैसे आप लोग यहाँ पर डी एडिक्शन कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात इस चीज़ में तो जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो नशे की लत से आदी हो रखे हैं, जो परेशान हैं, सबसे पहली चीज़ तो उनमें इतनी हिम्मत होती है, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि वो सारे जो दुनिया वाले उनको टोकते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, उनको सुनाते रहते हैं सारी बुरी बुरी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से लड़ते हुए यहाँ पर आते हैं अपनी हिम्मत लेकर, एक भरोसा लेकर कि वो जो परेशानी झेल रहे हैं, वो जो अपने घर वालों को इतना परेशान कर रखे हैं, सारी तकलीफ़, सारी परेशानी लेकर वो हमारे पास आते हैं उम्मीद से कि ये ट्रीटमेंट अगर हो सकता है तो वो करेंगे हम। अब सबसे पहली चीज़ इसमें तो ऐसी है कि जो परिवार वाले होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जो परिवार वाले होते हैं पेशेंट्स के, वो बहुत हिम्मत रखे होते हैं। जैसे अब मान लो कोई पेशेंट है, उसको कोई भी तरीके का नशा हो, ये अपने जो पंजाब में नशा ज़्यादा चल रहा है या फिर कोई भी तरीके का नशा हो, उस नशे की हालत में वो बंदा, वो पेशेंट घर जाके बड़ी सारी तकलीफ़ें हो जाती, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे बीवी के साथ हो। तो जो परिवार वाले उतनी हिम्मत रखकर, उतना समय देकर अगर समझते हैं कि हमारे घर में जो भी बंदा है वो नशे की आदत से परेशान है, और मैंने खुद देखा है जो परिवार वाले होते हैं वो कभी कभार आते हैं हमारे पास हमसे अकेले में बात करने के लिए, खुद आते हैं पहले समझने के लिए कि नशा चीज़ क्या है। तो हमारा काम, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम उनको समझा देते हैं पहले, फिर वो हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम अपने बच्चे को, हम अपने हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आएंगे। एक भरोसा उनके मन में आ जाता है। वो जो चीज़ इतने सालों से दबी रहती है उनके मन में, इतनी परेशानी जो झेल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे फिर उसको बाहर निकलते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, जो बंदा नशे की लत से आदी हो रखा है उससे बात करते हैं, उसे हिम्मत मिलती है, वो यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद हमारा फ़र्ज़ और हमारा काम वहाँ से चालू होता है कि हम वो बंदे को इतना भरोसा, इतनी हिम्मत, इतनी काउंसलिंग जो भी हमारे उसमें पॉसिबल है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे बाकी टीम है, हमारा मकसद बस यही होता है कि जैसे ही वो बंदा हमारे पास आए तो एक दिन में इलाज तो होगा नहीं इस चीज़ का। इतने साल से जो बंदा परेशान है, एक दिन की बात तो होगी नहीं, लेकिन वो जब यहाँ से बाहर निकले तो उसमें एक उम्मीद, एक हिम्मत आ जाए कि ये जो चीज़ से मैं इतने सालों से परेशान हूँ वो ठीक हो सकती है। अगर हम बात करें कि इस चीज़ के लिए जब बंदा कोई नशा खाता है तो वो लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, और क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो नशा भी एक तरह से एक बीमारी है, और अगर बीमारी में कोई बंदा ग्रस्त हो जाता है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो उसमें एक तरह की बीमारी उसको लग चुकी होती है, तो बीमारी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। प्रेशर रखना नहीं चाहिए। अगर आपको, जैसे आप सीक्रेसी यहाँ पर रखते हैं, आपने हर बंदे का डाटा जो है वो अलग से रखा होता है कि यहाँ पर कोई भी किसी की चीज़ शेयर नहीं की जाती, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो सीक्रेसी की बात आपने की है, बहुत ज़रूरी चीज़ हमें हमारे पढ़ाई के दौरान भी सिखाई जाती है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करता है हमसे जो वो नहीं चाहता या नहीं चाहते
किसी और को पता चले, तो वो सीक्रेसी या गोपनीयता जिसे कहते हैं उसे मेंटेन करने का काम हमारा होता है। बहरहाल जो उसके इलाज में चीज़ें लग रही हैं, जो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ अगर मेरे साइकोलॉजिस्ट से, तो वो सिर्फ हमारे बीच की बात रहती है और वो पेशेंट को पता होता है। कभी कभार ऐसा भी समय आता है, ऐसी भी चीज़ें होती है जो पेशेंट चाहता है कि मेरे अलावा और किसी को ना पता चले, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और हम सबका यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को अपने तक ही रखें और पेशेंट को वो सीक्रेसी का लाभ, सीक्रेसी का जो फ़ायदा उससे उठाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो हम उसे दें। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, ये जो बीमारी है, जैसे पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी जिनका इलाज ही नहीं था, लोग समझ ही नहीं पाते थे कि साइकियाट्री या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कोई टर्म है, कोई इलनेस है। पर जैसे जैसे हमने इसमें रिसर्च बढ़ाया, जैसे जैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो साइकियाट्रिस्ट थे पुराने, उन्होंने अपना काम बढ़ाया आगे, तो आज ये समय में हम पहुँचे हैं कि जहाँ लोगों ने समझना चालू किया है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ में। तो जैसे अब हार्ट की प्रॉब्लम्स, वैसे पहले कैंसर प्रॉब्लम थी, उसका भी कोई इलाज नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को भी उतनी एफिलिएशन, उतना समझ मिल रही है और उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो, जहाँ तक जो भी चीज़ें हम कर सकें, वो हमारे पेशेंट्स के लिए करेंगे। डॉक्टर साहब, नशे जो कि इमोशनल भी हो सकते हैं, कई बार कोई किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आदमी इन चीज़ों में पड़ जाता है। कई बार खुशी के साथ जब लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो फिर फ्रेंड्स के साथ लग जाते हैं नशे की लत में। और कई बार सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिनके कारण मतलब मैरिज के बाद लोगों को मतलब जो फीलिंग्स हैं जो बदल जाती हैं, और उनको जब ये लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो नशा है किस चीज़ से शुरू होता है? पहले आप उसको खोलते हो, उसके तह तक जाते हो, फिर उसको उसी चीज़ के लिए उसको गाइड करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने कहा, नशा हो या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, उसके हम वजह के पीछे अगर जाना चाहें तो बहुत सारी वजह होती है। जैसे अब नशे की बात अगर हम खासकर करें तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब आपका सोशल सर्कल, आप जिन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एक यंग एज में, एक कम उम्र में अगर आप वो चीज़ें करते हो, आप उसको एक्सपोजर जल्दी मिलता है, तो हाँ डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपकी जैसी उम्र बढ़ेगी आपका एक्सपोजर बढ़ेगा उस नशे से, वो पदार्थ से, और फिर आप धीरे धीरे उसके ऊपर ज़्यादा उस तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात होती है, आजकल या फिर पहले से ही ये चीज़ें ऐसी है कि नशे को थोड़ा सा एक औहदा मिल जाता है कि जब आप 10 लोगों के बीच में हो और उसमें अगर 9 लोग नशा कर रहे हैं, तो जो 10वां बंदा अगर उसको नहीं भी करना हो तो वो दोस्ती बनाए रखने के लिए, उन लोगों के साथ रहने के लिए मजबूरन उसको उसमें दलदल में उतरना पड़ता है। तो इस तरह से जब यंग एज होता है उस समय समझ नहीं होती है, और ऐसे कारणों की वजह से जब बंदे उसमें घुस जाते हैं फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। यही भरोसा, यही उम्मीद और यही चीज़ का जब उनको जब समझ आती है, हमसे मिलते हैं, उनको जब भरोसा दिलाया जाता है, उनसे बात की जाती है कि ये चीज़ धीरे धीरे ठीक की जा सकती है, तो उसका फिर असर दूसरा ही होता है। जैसे जो नशे वाले लोग हैं वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, कभी तेज़ाब बन गया, कभी क्या प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी तरह का डिसऑर्डर, मतलब वो बहुत जल्दी मतलब इन चीज़ों को उनको लगता है कि दवाई हम मुँह में डाल लेंगे और उसको ठीक कर। क्या कहना चाहेंगे कि जब वो आपके पास आते हैं, आप उनका डाइट प्लान, आप उनका मेंटल एटीट्यूड, आप उनकी दिनचर्या जो सभी चीज़ें सेट कर देते हैं, और उसके बाद उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आती है जिसमें लोग भी कहते हैं अरे यार ये वही है। जी बिल्कुल। अब जैसे मान लो हमारे पास पेशेंट अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर को लेकर आता है, तो हमारे दिमाग में वो प्लान बन चुका होता है कि इस डिसऑर्डर को ठीक करने के साथ साथ ओवरऑल पेशेंट की वेलबींग, ओवरऑल पेशेंट का बेहतर होना हमारा मोटो, हमारा टारगेट होता है। अब उसके लिए चाहे अगर पेशेंट से हम जैसे बात करना चालू करें, हमें उनकी नशे की आदत की पता चल जाता है, उसके पीछे काफ़ी बार कुछ वजह होती है। जैसे कुछ लोगों को ट्रॉमा बैठा होता है, कुछ लोगों के घर वाले कुछ तकलीफ में होते हैं जिस वजह से वो उस तरीके के नशे के पदार्थ पर रिजॉर्ट कर जाते हैं कि हमें शायद इससे कुछ आराम मिल जाए। कुछ लोगों को घबराहट होती है जिसे हम अलग तरीके में एंजाइटी कहते हैं, वो कम करने के लिए लोग अपने नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जैसे वजह पता चल जाती है कि ये वजह से हमारे पेशेंट ने, हमारे बंदे ने नशा चालू किया था, तो पहले तो हम उसे दवाई देके मेन जो नशे की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम करते हैं। उसके बाद जो वजह, जो जड़ थी जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, उस पर भी हम धीरे धीरे काम करना चालू करते हैं।
और जैसे वक्त मिलते जाता है, जैसे हर बार पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं, नई नई चीज़ें हमें पता चलती हैं उनके बारे में, और हमारा ओवरऑल फोकस, हमारी टीम का यही फोकस रहता है कि जो पेशेंट हमारे पास अंदर आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, उसके साथ साथ उसके आसपास जो भी छोटी छोटी चीज़ें हों जो उनके लिए तकलीफ दे रही हों, उसे हम बेहतर करके वहाँ से भेजें। डॉक्टर साहब, आपका ये हॉस्पिटल जिसका एक स्लोगन ही है कि हम लोगों ने यहाँ पर सेवा केंद्र की तरह इसको आप चला रहे हैं, आप गोपनीयता रखते हैं, आप बढ़िया मेडिसिन यूज करते हैं, ज़्यादा हर्बल में भी आप विश्वास रखते हैं, उसका दिनचर्या आपके यहाँ काउंसलर जो बहुत ही बढ़िया जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन लेकर जो काउंसलिंग के वर्ड में आए हुए हैं, तो एक पूरा नेटवर्क है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? जी एब्सोल्युटली, आपने जैसे कहा कि हमने यही हमारे जितना साल 8 साल 10 साल पढ़ाई की, हमने यही समझा है कि मेरा काम जो है एज अ डॉक्टर, एज अ साइकियाट्रिस्ट, मेरा जो काम है, जितना ज़रूरी एक पेशेंट को ठीक करने में मेरी ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत हमारे यहाँ सारे लोगों की होती है। जैसे आपने अभी बखूबी कहा कि साइकोलॉजिस्ट मैडम जो है हमारे, वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट है, इक्वली वो भी नॉलेज रखते हैं। वो अपना काम, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, हमने अगर समझ लिया, हम उनका प्लान बना के रख लेते हैं कि इस पेशेंट को ये चीज़ों में थेरेपी लग सकती है, ये चीज़ों की इनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारा प्लान हम बनाकर यही चाहते हैं कि जब मैंने पेशेंट को मेडिसिन देना चालू की है, उसके साथ में काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस ये रहता है। जिस दिन मेडिसिन चालू की हमने, मेडिसिन का काम यही है कि वो पेशेंट को जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी उन्हें तकलीफ हो रही है, वो उनको तुरंत आराम मिल जाए। जब उनको जिस समय आराम मिले, उसके बाद हम अपने साइकोलॉजिस्ट मैम के पास रेफर कर देते हैं उन्हें। उनका काम ये रहेगा कि जो थोड़े टाइम के लिए उन्हें आराम मिला है दवाइयों से, वो लंबे टाइम तक रहे। उनकी हिम्मत जो टूट चुकी है, उनकी परेशानियों ने जो उन्हें इतना तोड़ रखा है, वो वापस उठाने का काम मैडम का होता है। हम आपस में बात कर लेते हैं कि और क्या क्या थेरेपीज ऐड करना है पेशेंट के लिए, और जैसे जैसे हर बार पेशेंट फॉलोअप पे आएंगे, जैसे हर समय हमें समझ में आता है कुछ चीज़ें और करनी है, कितना समय देना है, क्या करना है, तो ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल बेहतर करना पेशेंट का ही हमारा मकसद यहाँ पे रहा है। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम लोग आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो लोग नशा छोड़ जाते हैं, उनको भी डॉक्टर के साथ मिलना जरूर चाहिए, चाहे वो नशा छोड़ गए हैं, और उनको अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ, अपने काउंसलर के साथ, क्योंकि अगर वो उनसे नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि टाइम बीतने के साथ तो हर चीज़ बढ़िया हो जाती है, लेकिन उनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम लोग अब डॉक्टर्स की हमें जरूरत नहीं है, काउंसलर की जरूरत नहीं है। जी, बहुत 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 बखूबी आपने चीज़ को उठाया है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वजह होती है हर किसी के पास ये नशे की चीज़ उठाने के लिए, कोई भी वजह हो, चाहे घर की परेशानी हो, चाहे दोस्तों की वजह हो। तो जैसे आपने कहा कि मान लीजिए पेशेंट बिल्कुल बेहतर तरीके से अच्छे हो चुके हैं, उनके सारे तकलीफ ख़त्म, उन्होंने नशा छोड़ दिया है, एकदम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर जो वजह, जिस वजह से उन्होंने शुरुआत की थी, वो वजह दोबारा आ सकती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे दोस्तों के साथ उठना बैठना हो, चाहे आगे कोई भी स्ट्रेस, कोई भी चीज़ वापस अगर आती है, तो दोबारा वो पेशेंट उसी हालात में वापस पहुंच जाएंगे कि अब क्या किया जाए। अब इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, मैंने नशा छोड़ दिया है, पर ये स्ट्रेस, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे की जाए, और वहाँ पर बंदा कमज़ोर होने लग जाता है। तो जैसे आपने बात उठाया कि पेशेंट बेहतर होने के बाद भी अगर वो चाहें, तो मेरे हिसाब से भी, मेरा भी मानना यही है कि कुछ समय में, भले समय लंबा हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, उन्होंने आते रहना चाहिए। भले कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा उनका, कुछ नहीं होगा, बस उनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाए। तो जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, जो थोड़ा सा मान लीजिए घर पे कोई छोटी मोटी परेशानी हो गई या कोई बड़ी चीज़ हो गई, अगर उन्होंने आके शेयर कर लिया, तो हमारी टीम, हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे कि ये बंदे को दोबारा वैसी तकलीफें आ सकती है। तो उसी टाइम पे अगर कंट्रोल कर ली जाएगी, तो ये जो साइकिल है, हम इस पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ, और मैं मानता हूँ ये चीज़ रहनी चाहिए हमेशा, कि पेशेंट अच्छे भी हो जाएं, तो भी थोड़े टाइम में, कुछ समय में एक बार वो आकर अपनी बातें, अपनी हालात, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, कई लोग बोल देते हैं कि इतना चिट्टा खाता है, नहीं अब तो ये मर ही जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान जो कितने भी नशे में गलत है,
वो यहाँ आ सकता है, डॉक्टर साहब से मिल सकता है। आप इनसे टाइम लेकर, इनके फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इनसे अपना अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं और आपका जो है हर चीज़ जो है उसको गोपनीयता, उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाएगी, रखी जाएगी और आपका रिकॉर्ड आपको ही पता चलेगा और आपका रिकॉर्ड किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी फैमिली वालों को भी घबराने की बात नहीं है। कोई भी आप फ़ोन से बात करके किसी ऐसे समय पर भी आ सकते हैं, चाहे आप शाम को भी आकर, अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि आप लोग अगर मुक्तसर के एरिया में या आसपास के एरिया में है तो कई बार ऐसे होता है, प्रेशर सिचुएशंस होती हैं कि कोई देख ना ले, ऐसे ना हो, तो आप डॉक्टर साहब के साथ बात करके ये वैसे ही आपके साथ सेटिंग कर लेंगे। सर आपका धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच, आपको भी धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैडम की कहना चाहोगे जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਥ ਦੇ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਥ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਦਿੰਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।